पिछले कुछ सालों से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। आज करोड़ों लोग घर के राशन से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग में धड़ल्ले से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जिस तेजी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से क्रेडिट कार्ड का बकाया न चुका पाने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि वित्त वर्ष 2022-23 में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने वाले लोगों की संख्या में कितना उछाल आया है, लोग क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने से क्यों चूक रहे हैं, देश भर में बैंकों का क्रेडिट कार्ड के मद में कुल बकाया कितना है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि बाढ़ के चलते देश को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं द लैलेंड टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश में क्रेडिट कार्ड का बकाया न चुका पाने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में डिफॉल्ट करने वाले बढ़े हैं। इस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में बैंकों का क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में कुल फंसा कर्ज यानी कुल एनपीए 951 करोड़ रुपए से बढ़कर 4073 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इससे पहले यानी वित्त वर्ष 2021-22 को बैंकों का क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में कुल फंसा कर्ज 3122 करोड़ रुपए था। इस तरह देखें तो बैंकों का क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में डिफॉल्ट करीब 30% बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट तब माना जाता है जब आप लगातार कई महीनों तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने से चूक जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में कुल फंसा कर्ज 3887 करोड़ रुपए था। लेकिन इसके 3 महीने बाद यानी मार्च 2023 में क्रेडिट कार्ड धारकों ने 186 करोड़ रुपए और डिफॉल्ट किया। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2023 के आखिर में क्रेडिट कार्ड के मद में कुल बकाया 1,94,000 करोड़ रुपए था, जबकि मार्च 2022 के अंत में यह रकम 1,48,000 करोड़ रुपए थी। आरबीआई की हाल में जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में जहां कुल मिलाकर पर्सनल लोन के एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, वहीं इस दौरान क्रेडिट कार्ड की बकाया उधारी वसूलने में मामूली कमी आई है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों से सभी बैंक कुल एनपीए अनुपात 2.02% था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में सरकारी बैंकों का कुल एनपीए 18% था, जबकि निजी क्षेत्र में बैंकों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1.9% का कुल एनपीए दर्ज किया था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान विदेशी बैंकों के क्रेडिट कार्ड के मद में कुल फंसा कर्ज का अनुपात 1.8% था। बैंकरों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड लोन में डिफॉल्ट के ज्यादातर मामले छोटी रकम यानी 50,000 रुपए से कम राशि वाले हैं। आपको बता दें, आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में एनपीए घोषित कर सकते हैं जब न्यूनतम बकाया राशि की अदायगी भुगतान की तारीख से 90 दिन के अंदर न की गई हो। इस बारे में हमने वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की। जो लोग कम आमदनी वाले हैं, जो छोटे जो बोरोवर हैं, उनमें ज़्यादा है। बड़े जो बोरोवर होते हैं उनमें इतना डिफॉल्ट नहीं होता, उनके पास तरह तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो अभी पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है और वो कंज्यूम करना चाहते हैं, वो अपनी खपत कुछ करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं। पर लेकिन उनकी आमदनी कम हो गई है या उनका काम कम मिला है, तो इसलिए अभी वो उधार लेके और अपना खर्चा चला रहे हैं। तो 2 तरह के लोग हैं, एक जो अपनी आमदनी से ज़्यादा जो खपत करना चाह रहे हैं और इसलिए वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अपना टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरे वो लोग हैं जिनकी नौकरी वगैरह चली गई है, जिनको अभी अपना जो खपत करना है, अपना कंजम्पशन करना है, तो उनको इससे क्रेडिट कार्ड से पैसा मिल जाता है तो करते हैं। अब ये जो क्रेडिट कार्ड का जो डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें यहाँ पे कोई कोलैटरल तो होता नहीं है, तो इसलिए जो बैंक वगैरह हैं, जो कंपनियां हैं, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करती हैं, उनको फिर जो है केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो गिर जाएगा, आगे फिर आपको लोन नहीं मिलेगा या दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड आप नहीं ले पाएंगे। पर सवाल ये भी उठता है कि जो बैंक वगैरह हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया है, वो ऐसे लोगों को दें या उतना जो लिमिट रखें जो उनकी आमदनी के अनुसार हो। अभी क्या होता है कि कई बार क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए बिना ज़्यादा उसको देखे लिमिट दे दी जाती है और लोग खर्च कर देते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ये भी बताती है कि देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। देश भर के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष के
पहले 2 महीनों में यानी अप्रैल और मई के दौरान करीब 20 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। देश में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में कितनी तेज रफ्तार से इजाफा हो रहा है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या बढ़कर 8.53 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2022 में 7.52 करोड़ थी। इस तरह से पता चलता है कि सभी बैंकों ने बीते 1 साल में देश में 1 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। मिंट की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या 4 गुना बढ़ी है। अब समझते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों को दिल खोलकर क्रेडिट कार्ड क्यों इशू कर रहे हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड से उधार लेना काफी आसान है। यह लोन अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आता है, यानी क्रेडिट कार्ड लेने वाले के लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुकाने से आपको उस पर पेनाल्टी और ब्याज भरना पड़ता है। ड्यू डेट के भीतर न्यूनतम राशि न चुकाने पर बैंक मोटा ब्याज वसूलते हैं। वहीं डिफॉल्ट के मामले में बैंक बकाया राशि पर 38 से 42% तक ब्याज वसूलते हैं। इस वजह से अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के बकाया ट्रैप में फंसा तो वो फिर फंसता ही चला जाता है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। मेरा मानना है कि ये सही नहीं है, इसीलिए मैंने अभी कहा कि बैंक हैं, जो कंपनियां हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, डेबिट कार्ड इशू करती हैं, उनको थोड़ा और ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह अमेरिका में सब ऑप्टिमम जो लेंडिंग था, उसी की वजह से 2007 में क्राइसिस आया था, क्योंकि वहां पे भी जो क्रेडिट वर्दी नहीं थे उनको पुश किया गया कि आप अपना खरीद लें, जमीन खरीद लें, घर खरीद लें, लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। तो यहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कंपनियों को कि वो किसको जो है लोन दे रहे हैं, किसको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ पे 30%, 33, 40% तक कंपनियां चार्ज करती हैं जो आपका डिफॉल्ट होता है उसके ऊपर। तो जो अभी नहीं चुकता कर पा रहा है वो आगे जाके चुकता कैसे करेगा, क्योंकि उसका तो मतलब हर 3-4 महीने में जो उसका जो अनुमानित जो उसको पेमेंट है वो डबल होता चला जाएगा। तो जो आज नहीं कर पा रहा वो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इतना हाई जो रखते हैं वो खासकर अपने फायदे के लिए रखते हैं कंपनियां। तो उस पर मुझे लगता है कि कुछ तो रोक होनी चाहिए आरबीआई की तरफ से, कि इतना हाई जो जिसको यूजुरियस इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, कि एक तरह से जैसे कि खून चूसने वाला जो होता है, जो हम पहले कहते थे कि गांव में जो सेठ साहूकार है वो खून चूस लेता है किसान का, क्योंकि वो भी 33%, 40% इस तरह का इंटरेस्ट रेट रखता था। तो ये नहीं होना चाहिए। अब एक और जरूरी खबर पर बात करते हैं। बाढ़ ने पूरे देश में भारी तबाही मचाई है। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बाढ़ ने खूब कहर बरपाया। इस बाढ़ से जहां लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं इसके चलते भारी आर्थिक नुकसान भी होने की बात सामने आ रही है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक बाढ़ से 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन बाढ़ों से होने वाला भारी नुकसान और हाल ही में आए बिपरजॉय चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट में कहा गया है 1990 के बाद भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। एक तो सड़कें वगैरह टूट गई हैं जिससे कि जो आवाजाही थी वो खत्म हो गई है। टूरिज्म पे बड़ा असर पड़ा है, वहाँ पे जो उत्पादन है उस पर असर पड़ा। यहाँ तक कि जो हरियाणा, दिल्ली वगैरह में असर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट वगैरह में परेशानी आई, लोग काम पे नहीं जा पाए। पाना कि 10,000 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, ये अभी बहुत जल्दी है। इसका अनुमान लगाने में मुझे लगता है कुछ समय लगेगा, जबकि पूरी पिक्चर सामने आएगी। लेकिन इसका भी अभी पूरा अनुमान अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में भी बारिश चलती रहेगी। उसी तरह खेती है, खेती में खेतों में पानी भर गया है, वहाँ पे मक्का की फसल थी, वहाँ पे चावल की फसल थी, तो उसमें भी असर पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे उस फसल डूब गई या वो जो ज़्यादा गिर गई है, तो उससे कितना कृषि पे असर है, कितना हमारे सर्विसेज पे असर है, कितना हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके उत्पादन पे असर है। ये सारी चीज़ें थोड़ा समय लगेगा। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में ये एक रिपोर्ट छाप दी है। उनको थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए था। थोड़ा देखते कि और क्या-क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आर्थिक रूप से परेशानी आई है, तब उनको अपनी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए थी।
तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।